अब हम चलते हैं इसको, फिर मैंने देखा इंडिया का स्टेटस। अब उसमें इतना ज़्यादा इंडिया के बारे में नहीं लिखा था, पर क्योंकि रहती तो मैं इंडिया में हूँ और इंडिया की नॉलेज मुझे पता होनी चाहिए। अगर मान लो कल दिन मैंने अपनी हॉबी कोई स्पोर्ट्स लिखी है और इंटरव्यू में मुझसे पूछ लेते हैं, मैंने आपको बोला प्रिपरेशन किया है हॉलिस्टिक, ये मैंने समझा अपने फेलियर से, है ना। पहले मैं ऐसे पीटी के पीछे पड़े तो बस पीटी, मेंस आ गया, मेंस इंटरव्यू आ गया, पता ही नहीं क्या करना, इंटरेक्शन ही नहीं, है ना। तो इसमें जो आपका डायलॉग है, ठीक है, जो आप सोचो कि इंडिया का आपका अपना एनालिसिस बिल्ड करना है। रिमेंबर, एनालिसिस इज नॉट व्हाट यू थिंक, बिकॉज वी ऑल आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हमारी सोच कहाँ से गाइडेड है? हमारे फैमिली सेटअप से। प्राइमरी सोशलाइजेशन हुई, स्कूल गए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हुई, ज़रूरी तो नहीं है वही सोच हमें वहाँ भी काम आएगी। तो अपनी सोच को वाइडन करो। जो आपका एनालिसिस है वो हमेशा एक्सपर्ट एनालिसिस होगा, जो आपको हमेशा अखबारें पढ़ के समझ आएगा, है ना। इंटरव्यू में जब मुझसे पूछा गया था ना, उस वक्त विमेन को आर्मी वगैरह में रोल्स दिए जा रहे थे, तो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया, एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन मैडम ऑन कॉम्बैट रोल इन दिस कॉम्बैट रोल इन फोर्सेस, रोल ऑफ वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स। तो मैंने ऐसे सोचा, जस्ट इमेजिन, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जहाँ पे मैंने, और द थिंग इज़ कि इन माई फैमिली बहुत सारी चीज़ें आपका आंसर डिसाइड करती है ना। इन माई फैमिली सिंस वी डेंट हैव एनी मेल सिंस वेरी यंग, तो आई ऑलवेज अज्यूम्ड माई सेल्फ टू बी द मेल हेड, है ना। आई नेवर थॉट आई एम अ डॉटर, आई ऑलवेज थॉट आई एम अ सन, ठीक है। एंड मैंने एक लड़के की पर्सपेक्टिव से सोचा कि यार मैं चाहूँगी कि मेरी माँ मेरी बहन आगे आए, है ना। अपना तो सोचा ही नहीं मैंने, अपना तो याद ही नहीं कि तुम भी तो लड़की हो, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट प्रोटेक्टिव। मैंने कहा ना आपका बैकग्राउंड बहुत डिपेंड करता है। आई केम इन दैट प्रोटेक्टिव रोल, यार मैं तो यार, देन व्हाट, उस वक्त न्यूज़ चली थी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो सोल्जर्स की बी हेडिंग की हुआ था ना, एक बड़े बुरे हाल से बॉर्डर पे पाकिस्तानी। देन आई थॉट कि अगर सोल्जर्स का बी हेडिंग कर रहे हैं तो हमारी विमेन का क्या हाल करेंगे। बट आई नेवर थॉट आई एम ऑल्सो अ वुमेन, दे मे जज मी इन डिफरेंट वे। एंड आई सेड नो सर, first I said yes sir, women should be allowed on borders because women are very strategic, and moreover now wars are not very masculine, और मतलब ऐसा physical wars नहीं है, it is about roles are more strategic and managerial, है ना, and technology based, and women are very sharp. Then they said no, what is your opinion अगर हमें border posting women को देनी पड़े। मैंने मना कर दिया। I said no sir, because I never thought I am also a woman, क्योंकि बचपन से ये था कि तू तो बेटा है, तू नहीं देखना है, तू ही देख रही है, तो आई नेवर इमेजिन्ड, है ना। वहाँ पे जाके मैंने बोल दिया, मैं कहा नो सर, बिकॉज एज रिसेंटली वी हैव सीन हाउ ब्रूटली आवर सोल्जर वॉज बी हेडेड एट द बॉर्डर। इफ़ वी ब्रिंग अ वुमेन फॉरवर्ड, ठीक है, इफ़ वी ब्रिंग अ वुमेन फॉरवर्ड, might be the consequences will be not even tolerable. We don't know what brutality they will bring to our women. अब ये आंसर अगर एक लड़का देता, माइट भी उनको लगता कि ये रिस्पॉन्सिबल आंसर है कि नहीं, मतलब ठीक है उस वे में। बट एक लड़की ने आंसर दिया, इन्होंने सोचा ये डरपोक है, ये तो आगे ही नहीं आना चाहती है, ये क्या डिस्ट्रिक्ट चलाएगी, जो पहले ही बोल रही है ना 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 मेरे को पीछे रखो। फिर उन्होंने मजाक किया, कहते फिर इंडक्शन करनी है पर कॉम्बैट रोल में आगे नहीं आना है, फिर हम ऐसा करेंगे कि बॉर्डर पे फ्रंट लाइन में मेल्स को खड़ा कर देंगे और पीछे की लाइन में फीमेल्स को, ठीक है। आई थॉट कि कुछ ठीक नहीं है, पर ये क्या बोल रहे हैं मैं, एंड दे एवरीवन लाफ्ड। सी जस्ट इमेजिन, मैं बता रही हूँ ना, आपकी सोच बहुत मैटर करती है वहाँ पे, वो वही परखते हैं इंटरव्यू में, नॉलेज नहीं, ठीक है। सो ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग। तो जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना, ये कहाँ से डेवलप होगी? घर वाली सोच नहीं, किताबों वाली सोच नहीं, न्यूज़पेपर वाली सोच, ठीक है। न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया होता है, न्यूज़पेपर को एक्टिवली पढ़ा करो। उसमें भी एनालिसिस में ये दिया हुआ था न्यूज़पेपर में कि इंडिया में हमारी विमेन जो है, पे स्केल्स तो छोड़ो, ठीक है, अभी पे स्केल्स हमारे इक्वल नहीं है विमेन को लेकर, लेकिन हमारी जो विमेन है ऑलरेडी इंडिया में इतनी पिछड़ी हुई है। फिर अलग अलग सेक्टर में आ गया,
जैसे कि आ गया एम्प्लॉयमेंट में 26% शेयर ही है वुमेन का। फिर उसके बाद आता है इसमें 11% इन पॉलिटिक्स, जो MLA MP एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें बस 11% हमारी वुमेन है। एजुकेशन में इम्प्रूव हुई है पर उसका आउटपुट क्या दिख रहा है, हायर एजुकेशन में अगेन हमारी वुमेन नहीं है, ठीक है। और अगर हम खेल जगत की बात करें तो खेल जगत में देयर आर ओनली वेरी फ्यू एलीट सेक्शन, जैसे कि अभी हमने साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा और ये हो गई सिद्धू है ना, PV सिंधु है ना, तो ये लोग आगे आए हैं। एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन बिकॉज ये लोग आए हैं तो इनको बहुत सारी होर्डिंग बोस्टिंग मॉनिटरीली भी ये लोग जो है बहुत ही बढ़िया किए, तो एक इंसेंटिव है। लेकिन अगर सब बन ही जाए पॉलिसी पैरिटी की, जितना मिथिली राज को अभी मिला ना अवार्ड, ठीक है, तो इट इज़ अ बिग रिकॉग्निशन। तो गर्ल्स के लिए भी एक अलग सेक्टर खुल जाएगा, ठीक है, एक डिफरेंट सेक्शन उनके लिए खुल जाएगा। पेरेंट्स भी बोलेंगे कि ये भी एक फील्ड है, ठीक है, वरना खेलने कूदने मतलब सीधा आयरनी। हाँ, इंडिया की और बाहर की, इंडिया में क्या बोलते हैं, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना। और फॉरेन वेस्ट वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, है ना। तो थोड़ा हमारा कल्चर ही वैसा रह गया है कि हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं, वो उसी कल्चर से इवॉल्व हुए हैं, है ना। तो पर अगर ऐसे पॉजिटिव इंसेंटिव्स आएंगे, बेटर पैरिटीज़ होगी, स्कूल लेवल पे जो है एक्सपोजर मिलना शुरू होगा, स्कूल में टीम्स में जो गर्ल्स की टीम्स भी बनेगी वो सब तभी बनेगी अगर स्टेट लेवल के कंपटीशन नेशनल लेवल के होंगे, तो डेफिनेटली एक और स्कोप खुल जाएगा एम्प्लॉयमेंट का, स्टेटस का, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पार्टिसिपेशन का, पैरिटी का, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सोशल जस्टिस भी करेगा, ठीक है, उनके साथ जेंडर एम्पावरमेंट भी आएगी। तो इस तरीके से आपको ये शब्दों का खेल है, जो मेंस है सारा शब्दों का खेल है, बात एक ही है, आप 36 तरीके से लिख सकते हो, बता सकते हो, और वही राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग है। तो इस तरीके से आपने अखबारों से ऐसे टॉपिक उठाने हैं, पूरी अखबार नहीं पढ़नी है आपने, ठीक है। न्यूज़ देखकर स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स है, कट इट, इग्नोर इट, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क इट, कहाँ पे किसकी सरकार बदली है वो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएगा, फेडरल और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन, अगर बार बार कुछ हो रहा है ना, कि इज इट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, उसको उस तरीके से प्रिपेयर करो, समझ रहे हो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा, आप पढ़ते रह जाओगे पेपर निकलना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये समझ आ गया पढ़ना किसके अकॉर्डिंग है, एग्ज़ाम की नीड के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या समझ आ गई कि एक्टिवली कैसे पढ़ना है ना। कोई भी टॉपिक है, व्हेन, व्हाट, हाउ, कि पहले ये हुआ, पहले खुद से पूछो, आर्टिकल पढ़ने से पहले खुद से पूछो, यार ये हुआ, ये क्यों हुआ, है ना। रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, यार ये क्यों हुई, अभी की हुई या बड़ी पुरानी चल रही है, यार कहीं ये कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की लड़ाई तो नहीं है। यार यूक्रेन इंपॉर्टेंट क्यों है, यार ये अमेरिका वगैरह यूरोप वगैरह यूक्रेन का साथ क्यों दे रहे हैं, क्या सच में साथ देना चाहते हैं या सिर्फ प्रॉक्सी शो कर रहे हैं, प्रॉक्सी सपोर्ट शो कर रहे हैं, है ना। पहले आर्टिकल को एक लेमैन की लैंग्वेज में खुद को समझाने की कोशिश करो, ठीक है। यार इंडिया का क्या स्टैंड है, क्योंकि हम तो इंडिया के हैं, यार इंडिया क्या चाहता है, अगर ये यार इंडिया क्या चाहेगा, यूक्रेन से यार हमारे कैसे संबंध है, क्या हम उनसे कुछ इंपोर्ट करते हैं, क्या हम उनको कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, क्या आइडियोलॉजिकली हम मिले हुए हैं, हाँ यार क्या कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम सारे इकट्ठे एक ही उसमें हैं। ये खुद को क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद आप आर्टिकल पढ़ो, फिर आर्टिकल से एक्टिवली लो। पीटी में आएगा ये सब आपको स्क्रीनिंग कहाँ से सीखोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, सिलेबस को गो थ्रू करो। सिलेबस इज जस्ट लाइक योर बाइबल, इट इज़ लाइक योर गीता, ठीक है। कोर्ट में गीता पे हाथ रखते हैं ना, सिलेबस पे रोज़ हाथ रखो, मतलब हाथ रखने का मतलब खोल के पढ़ो। अगर ये टॉपिक है यार ये यहाँ मेरे काम आएगा, ये यहाँ आएगा, तो इस तरीके की स्क्रीनिंग के साथ शुरुआत करो और एक्टिवली पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, एग्ज़ाम की डिमांड को समझो, इंटरेक्ट करो, हेल्दी डिस्कशंस करो, ठीक है। बहुत सारी फालतू बातें आती हैं दिमाग, जब प्रिपेयर करते हैं बहुत सारी फालतू बातें आती हैं दिमाग में, है ना।
क्योंकि अपने आप को सोशली कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका सोशल ग्रुप है ना वो बहुत पॉजिटिव ग्रुप है। आप डेड और डेल हो जाओगे अकेले अपने ही माइंड में रह के, है ना। आप औरों से हेल्दी एंड पॉजिटिव लोगों से इंटरेक्ट करो। डू नॉट इंटरेक्ट विद पीपल हु वे यू डाउन, ठीक है। नेगेटिविटी को मन से निकाल दो, प्री कंसीव नोशंस को मन से निकाल दो। हम अच्छे नहीं हैं, हमसे ना हो पाएगा, पता नहीं कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें छोड़ दो, भूल जाओ इन सब चीज़ों को। कोई भी एक चीज़ कर रहे हो फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो, उसको शौक से करो, है ना, अपने मन से करो। अगर शौक और मन नहीं आ रहा, मजबूरी में कोई पेपर कर रहे हो, तो सोचो जिसकी तैयारी मजबूरी में हो रही है, क्या वो पाकर भी आप खुश होगे, है ना। तो वो करो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बीच बीच में छोटे छोटे टारगेट रखो, डेली टारगेट बनाओ। आई यूज़ टू डू दिस, सुबह उठ के टॉपिक लिस्टिंग करती थी, ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि अपने आप को ओवर एम्बिशियस भी नहीं करना। टॉपिक लिखती थी, ये नहीं आज मैं पूरा पॉलिटी ख़त्म करूँगी, ठीक है। आई यूज़ टू राइट डाउन, आज मैं पहले 10 चैप्टर्स रिवाइज करूँगी पढ़ने के बाद। पढ़ने में तो पूरा पूरा दिन लग जाता है ना, 2-2 दिन भी लग जाते हैं एक एक चैप्टर को। फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में तो 3 दिन लग जाते हैं, है ना, उसकी बात नहीं कर रही। तो टॉपिक रखो, इतना टाइम मुझे लगेगा, है ना। ये मैंने आज रखा। शाम को वो जब ख़त्म कर लो, खुद को छोटी सी ट्रीट दे दो कि यार जब मैं ख़त्म करूँगी तो मैं आइसक्रीम खा लूँगी, है ना, या आज मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी, आज मेरा ये ख़त्म हो गया। सो वो छोटी छोटी ट्रीट्स जो हैं आपको खुशियाँ देंगी, है ना। यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस, ठीक है। 3 दिन अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यार आज मैं हाफ डे का ब्रेक लूँगी, आज मैं मूवी देखाऊँगी, या मैं मंदिर जाऊँगी, या मैं मार्केट शॉपिंग कराऊँगी, या हफ्ते के बाद मैं एक ब्रेक लूँगी। तो ये इंसेंटिव्स आपको मोटिवेट करेंगे। फिर ऊपर से आपको आएगा आज मैंने यार कल का पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने इन्जॉय किया, हाय आज मुझे पढ़ना है। तो वो एफिशिएंसी भी ज़्यादा पुटअप होएगी फ्रेश माइंड से, है ना। तो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो स्टडीज़ इसी लेवल से स्टार्ट होता है, उसको मेंटेन रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, टारगेट क्लियर रखो, और अब जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो खुले दिल से दो, बिना वहम के, ठीक है। मैंने तो बहुत बोल लिया, अब आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिए। कोई भी डाउट हो किसी भी लेवल का, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, यू कैन शेयर। कोई सवाल नहीं। हाँ जी, जैसे आपने बोला कि प्रीवियस के पर्सपेक्टिव से जब हम करंट अफेयर्स को निकालते हैं और इसकी अलग करते हैं, और इसको राइटिंग में इंक्लूड करना, जैसे करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, मतलब एयर में, नहीं राइटिंग में इंक्लूड करना बहुत नहीं होते। ये हमारी गलतफहमी है कि बहुत होते हैं। मैंने यही मैं देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि करंट अफेयर इतने वास्ट है, हम कैसे करें, है ना। देखो ऐसा नहीं है, सब कुछ करना ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन आएगी जब आपको सब्जेक्ट का पता होगा कि मेरा सिलेबस में ये है और ये मेरे को काम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप HAS पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये देखना है कि हर साल जो अवार्ड्स हैं किसको मिले, कुछ इंडेक्स निकले, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, कौन सी फर्म, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वो इंडेक्स निकालती हैं, है ना। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, वो नीति आयोग निकालता है। मतलब आपको ये देखना है कि पेपर की डिमांड क्या है, वही तो है, सब कुछ नहीं पढ़ना। और वो कहाँ से पता चलेगा, या तो सिलेबस से या पास्ट ईयर के क्वेश्चन से। तभी तो मैं कह रही हूँ इनको गीता बना के रोज़ इनको गो थ्रू करो, इन्हीं से आपको समझ आएगा हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, है ना। फिर आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, देन इट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, है ना। एट द एंड आई से व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, एट द एंड आई जस्ट वन लाइनर जो है उसके मेरे पास सिर्फ 10 पेज होते थे, ठीक है। और एंड आई वॉज डेड श्योर कि 80% इन 10 पेजों से आता था, एंड 90 to 95% उन 10 पेजों से आ जाता था, ठीक है। ये एबिलिटी आप डेवलप कहाँ से करोगे, मैंने आपको समझा दिया कहाँ से करनी है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। किस क्वेश्चन पे, कोई भी, हिस्ट्री का, जो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे हिस्ट्री। हाँ चलो कर लेते हैं।
कोई क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री आप सजेस्ट करते हो क्वेश्चंस? 1857 के रिपोर्ट के ऊपर उसके क्या है? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा सा टॉपिक, इजी टॉपिक दे दिया मुझे। हाँ चलो हम ऐसा देख लेते हैं, क्वेश्चन बना ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बताते हैं, व्हाट रोल, नहीं एक और करते हैं, 1857 वॉर, ठीक है, is designated as first war of independence। वीडी सावरकर ने बोला है ना इसको, it was the first war of independence, is designated as first war of independence, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ये जो क्वेश्चन ये है, ये आपके एचएस में नहीं आएगा, है ना। मैंने उठाया, ये स्टाइल यूपीएससी वाला है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर एचएस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर भी आ जाऊंगी, ठीक है। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। कमेंट ऐसे लेके चले, ठीक है। अब देखो, जब ये क्वेश्चन है 1857 की वॉर इज डेजिग्नेटेड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कमेंट। अब मेरे को पता है, मैं इसको 10 नंबर में डिस्कस कर रही हूँ एचएस के लिए, ठीक है, और अगर आईएएस के लिए, ठीक है। अगर एचएस की बात करें तो या तो आपका 4 नंबर है, या 8 नंबर है, या 20 नंबर है, ऐसे है ना। तैयारी ही ऐसे सोच के करनी है जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, है ना। पता होगा दिल्ली जा रहे हो तभी तो दिल्ली का रास्ता पकड़ोगे, ऐसे ऐसे वर्ल्ड मैप में घूमने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हो, 4 नंबर में अगर आता है वॉर ऑफ 1857, ठीक है, तो मेरे को ना पहले से ही, जब आज मैं अगर 1857 पढ़ रही हूँ तो मेरे को है कि यार मैंने आईएएस भी देना है, मैंने एचएस भी देना है, या मेरे को यार पहले मैंने नौकरी लगना है, फिर मैं देखूंगी यूपीएससी का, यार मैंने अपने स्टेट में ही करना है, ये यूपीएससी मेरे बस का नहीं है। पहले तो ये क्लियर होगा, तभी तो उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। अब सपोजिटली आपका टारगेट है एचएएस, ठीक है। अब 4 नंबर में अगर ये टॉपिक आता है 1857 की वॉर का, तो मैं क्या 4 नंबर में मैं 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखूंगी। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग। मैंने आपको बताया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एचएस दिया, ठीक है, मेरा निकल गया। रिटन में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे भी, है ना, तभी तो इंटरव्यू में सबसे कम नंबर के बाद भी लग गई। यहाँ पे भी सबसे कम ही आए, है ना, क्योंकि वो शेल इफेक्ट था, बहुत सारे इफेक्ट्स थे, है ना। तो और मुझे आज तक समझ नहीं आया मेरी पर्सनैलिटी इतनी ख़राब क्यों है ना, कोई मेरे को पसंद ही नहीं करता, मतलब इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स। बट द थिंग वाज कि उस वक्त बहुत सारे आपकी बैक ऑफ माइंड में ऐसा चला होता है, आपको नहीं आप जस्टिफाई कर पाते हो, तभी कहते हो इंटरेक्ट करो टॉपिक्स को, वैसे प्रिपेयर करो, है ना। तो 4 नंबर में जब मैंने फर्स्ट ये दिया तो फिर मैं इसमें आ गई, असिस्टेंट कमिश्नर ये सेलेक्ट हो गई। बट फिर मेरे मन में आया कि मैंने बिना पढ़े दिया था, अगर मैं पढ़ के देती तो मैं टॉप भी कर सकती थी, क्योंकि बड़े कम नंबर से मेरा छूटा भी मेरा गलती ये हो गई थी कि आई स्टार्टेड विद 20 मार्क्स, क्योंकि पेपर सिलेक्शन भी बड़ी है। मैंने 20 नंबर का लिखना शुरू किया ये सोच के कि एंड में टाइम नहीं बचेगा, और जब मैं पीछे से लिखना शुरू किया, जब मैं आगे पहुंची तो 4 नंबर वालों को मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो उसमें मैं 2-2 लाइनें ना ऐसे रनिंग लिख के आ गई। फिर जब मैंने अपने पेपर खुलवाए आरटीआई के बाद, तो मैंने नोटिस किया कि जो 20 नंबर वाले हैं उनमें एक सेट उनका माइंड है, वो ज़्यादा नंबर नहीं देते, मैक्सिमम नंबर यू कैन गेन इज 10-11, ठीक है। बहुत एक्सट्रीमली अच्छा लिखा है 13, उससे ऊपर आपके नंबर नहीं जाएंगे। पर जो 4 नंबर वाले हैं उसमें 3.5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर वालों में ये सब तो स्ट्रैटेजी एग्जाम थी, तो वो मेरे से गलती हो गई थी। वहाँ की गलती की वजह से जो है वो मुझे और टॉपर में 40 मार्क्स का फ़र्क पड़ गया, ठीक है, और वहीं से सारा ये हुआ। तो सेकेंड टाइम मुझे लगा यार कि मैं तो कर लूँगी, एंड आई रोट, ठीक है। और कहते हैं ना कि किस्मत भी कहीं ना कहीं होती है। आई फेल्ड इन इंग्लिश। इन ऐसे आई गॉट 72 मार्क्स आउट ऑफ 100, हाईएस्ट इन हिमाचल। आई फेल्ड इन इंग्लिश। मैंने फिर पेपर निकलवाए, आरटीआई डाली, यार ऐसे कैसे मुझे इंग्लिश में फेल कर दिया, है ना। और उस साल जब मैंने पेपर देखे तो कैन यू गेस रिटन में मेरे कितने थे? आई वाज सेकंड हाईएस्ट इन रिटन मार्क्स, बट आई फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है। चलो देन आई एक्सेप्टेड। मोर ओवर जॉब में आके
मुझे पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिला, आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। और मुझे एक फीलिंग आई कि दैट, कई बार कहते हैं ना चीज़ ना हो उसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मुझे ये समझ आ गया, अब दिख रहा था वो हाथ, है ना। फिर ऐसे फेंक देंगे कहाँ पे, कोई लाहौल में, कोई कहाँ, कोई रूरल से एरिया में, ज़िंदगी झंड है, कुछ इंजॉय नहीं, यही करते रह जाओ। ये शुरू शुरू में लगता है ये करेंगे वो करेंगे, बट व्हेन यू कम इट इज़ टफ, है ना। एंड देन यू मीट द रियल चैलेंजेस एंड देन यू ऑल्सो बैलेंस। यार पहले पढ़ते मर जाओ फिर ये करते मर जाओ, जिएंगे कब, है ना। अपना अपना है, मेरे लिए खुशी भी ज़रूरी थी। देन आई रियलाइज मेरी पोस्टिंग बेस्ट है शहरों में, सिटी में, कोई रूरल फार फ्रॉम नहीं, मस्त 10 to 5 की जॉब है, ठीक है। ये नहीं कि जब मर्जी आ रहा है जो मर्जी बुला रहा है, आई कैन नॉट, मतलब एज ए पर्सन मेरे को फैमिली भी चाहिए अपनी, है ना। देन आई रियलाइज कि भगवान ने तो मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, मेरे को तो बचा लिया। धन्य है भगवान का कि मैं डीसी नहीं बनी, मैं तो पागल हो जाती, है ना। तो समवेयर गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, है ना। हर प्लांट का, हर सीड का अलग वो होता है। तो उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आता था, ये क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। टुडे आई हैव ऑल द आंसर्स, आई एम वेरी हैप्पी प्रोफेशनली एंड द वे आई डू वर्क बड़ा अच्छा पढ़े लिखे वाला काम है। मतलब गवार लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, सोचो टैक्स तो उसी को लगेगा, फोकस ही है 5 करोड़ से, अगर पार्टी का 5 करोड़ मंथली, है ना। जिनका टैक्स 5 करोड़ मंथली ऊपर है, फोकस ही उन पार्टीज पे है। आते भी पढ़े लिखे लोग सीएस हुए हैं, वकील वकूल आते हैं, उनसे ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, है ना। एंड इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, और डरते हैं आपकी गाड़ी कहीं चलेगी, वो बंदे पहले ऐसे ऐसे खा खड़े हो जाते हैं, थोड़ी हंसी भी आती है ना। एक बार नीस को लेकर गई एक शॉप पे, है ना, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, तो कुछ खरीदना था, दे डिड नॉट गिव द बिल, ठीक है। बिल तो छोड़ो, बिल से पहले ऐसे ही जैसे नॉर्मल अब पुरानी आदतें पड़ी है कि भैया बड़ा महंगा है ना, ये 550 ने मुझे 500 लगा दो। ये साहब कि नहीं नहीं हमारा ये होता है 550 ही लगेगा, 1 रुपया का, ठीक है दे दे, ठीक है। When he gave, he did not give the bill, and because now I am working, I know. मैंने उसको बोला, मैंने कहा बिल नहीं देंगे आप, बड़े अब सिंपल कपड़ों में जाओ, ऐसे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी ऑफिसर हो सकते हैं, है ना। कहते कि एंड आई वाज इन अ नाइट सूट काइंड ऑफ अ थिंग, कि हम सुबह सुबह गए थे कुछ कुशन्स लेने, हमारे घर गेस्ट आने थे, तो ऊपर वाले बिल्डिंग में फर्निश नहीं था। मैंने कहा चल फटाफट ले आते हैं, है ना। तो पजामे से भी जैसे चले गए, किसने सोचना कि कोई अफसर आ जाएगा सुबह ऐसे। तो वो उसने सामान लिया, मैंने कहा बिल नहीं देंगे आप, कहते ये लो बिल, नकली सी पर्ची पे ऐसे ऐसे लिख दिया जो करते हैं और पकड़ा दिया। दैट मोमेंट आई जस्ट कॉल्ड द इंस्पेक्टर ऑफ दैट सर्कल जो वहाँ था। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, कहते हाँ जी मैम। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप, चेकिंग नहीं कर रहे ठीक से? कहते मैम कर तो रहे हैं चेकिंग। मैंने कहा यहाँ पे मैं इस दुकान में खड़ी हूँ गुंतर में, एंड द थिंग इज आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर बिल, जस्ट लुक इनटू इट। वो बंदा फोन पे था, कौन है? कोई भी नहीं। मैडम बैठी, चाय लाओ, पानी लाओ। मैम बिल दो, आप प्रॉपर बिल क्यों नहीं दे रहे हो, दिखाओ अपनी बिल बुक। मैडम बैठो तो, बच्चे बैठो तो, मैडम बैठो तो। ही गॉट स्कैर्ड कि कौन आ गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। मिनिमम पेनल्टी इज 25,000। वो 50 रुपये नहीं छोड़ रहा था, मैं बेचारे को 25,000 का फटका लगने वाला था। इंस्पेक्टर को भी सुननी पड़ेगी। इंस्पेक्टर आए, ठीक है, तब तक मुझे पता था कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो सीन क्रिएट हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, मेरे घर पे फ़ोन चले जाएंगे, तो मैंने फटाफट वहाँ से भागने की। आप देख लो मैं निकल रही हूँ। देन दैट इंस्पेक्टर कॉल, मैडम ये तो बड़ा सॉरी फील कर रहा है, इसका चलान क्या है? मैंने कहा इसको बोलो इसकी पूरी असेसमेंट करवा दूँगी मैं कंप्लेंट डाल के, इसको बोलो बिल दिया करे, इसका वार्निंग पे छोड़ दो, और अगली बार से अगर ऐसा हुआ ना, तो इसको बोलो सिर्फ मैं देखने आऊँगी कभी, मैंने अगर पकड़ लिया तो फिर ये जाएगा, ठीक है। एंड द थिंग इज कि एक वो हो जाता है, एंड देन बाद में हम कहेंगे माय नीस वाज, कितने मजे हैं यार आपके, है ना। लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं, बट द थिंग इज कि एक रेप्यूटेशन आती है, एक सोशल जो एक्सेप्टेंस है, पीपल लुक एट यू लाइक दिस, है ना। आप कहीं भी जाते हो वो आपको ऐसे देखते हैं, आपका एक रुतबा बन जाता है, ठीक है। एंड दिस मैटर्स अ लॉट। ये फिर लगता है इतनी मेहनत जो भी है, मतलब ये काम आई, तो वो जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, जिस कुर्सी पे आप बैठते हो, आपके एक साइन से करोड़ों चीज़ों का फैसला होता है ना। फिर यू फील योर सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से जब चलने लगे थे ना, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। बाकी भी जो डेली बेसिस पे हमारे काम है,
दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक सम इंटेलिजेंस, है ना, कि आप हर इसमें हर फील्ड में अपना अपना है। फिर मुझे समझ आया कि मेरे को तो सूट ही ये कर रहा है, बड़ा मजा, डराने का बड़ा मजा आता है? कोई आए उसको ऐसे धमका देगा, ठीक है, अरे इट इज फन, मतलब वैसे मैं बोल रहा हूँ, बट यू लव इट बिकॉज व्हेन यू आइडेंटिफाई कि कौन टेक्स्ट चोरी कर रहे हैं, फिर आप उनको नोटिस भेजते हैं, यू हैव द मैजिस्ट्रियल पावर, आप उनको सेक्शन 70 में सम्मन करते हैं। एक बार 70 चला गया, बंदे को नींद नहीं आती, वो ऐसे ऐसे भाग के आ जाते हैं कि कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, कि किसी तरीके से, कि टेक्स्ट का नाम ही इट इज अ काइंड ऑफ अ टेरर थिंग, है ना, बट देन आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इफ यू कंप्लाई दिस इज योर फ्रेंडली, जीएसटी इज योर फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली, बट अगर तुम चोरी करोगे तो तुम भूल जाओ कि तुम बचोगे, है ना, मेरे रहते तो कभी नहीं बचोगे। तो द थिंग इज देन आई स्टार्टेड लविंग इट, एंजॉयिंग इट, एंड देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा है कि वो वाली नौकरी नहीं है मेरी, ये मेरे को ये बेस्ट यही सूट करनी थी। तो कई बार आपकी लाइफ में भगवान ऐसी चीजें करते हैं, अल्टीमेटली आपको वहीं वो पहुंच जाते हैं, डेस्टिनी तो उन्होंने लिखी है ना, बाकी सारा रास्ता है। अगर मैं वो इतना सफर नहीं करती तो आज भी मैं बहुत हाई हेडेड होती कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं तो ये हूँ, है ना, मैं तो मिस वर्ल्ड ही हूँ, है ना। तो वो अपना थोड़ा डाउन टू अर्थ होना भी जरूरी था, और उस स्ट्रगल में मैंने बड़ी सारी चीज़ों सीखी। उन चीज़ों को आज अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे डर ही नहीं लगता है फेस देम, क्योंकि मैं इतना नीचे गिर गई कि उससे नीचे मैं कहाँ जाऊँ, है ना। ऐसा हो गया भगवान आज तो या तो धरती फट जाए, मैं आई यूज्ड टू क्वेश्चन कि मैं जिंदा क्यों हूँ यार, मतलब मेरी वर्थ क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना। बट देन इतना नीचे जाके इंसान कहाँ आता है, सिर्फ ऊपर उठता है, ठीक है। तो वैसा है कि जिंदगी में भगवान ने जो आपके लिए, सबकी अलग अलग कहानी है, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ बट देन इतना नीचे, वैसा है कि जिंदगी में सबकी अलग अलग कहानी है, बट देन इतना नीचे, वैसा है कि जिंदगी में सबकी अलग अलग कहानी है, बट देन इतना नीचे, सबकी अलग अलग कहानी, 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 सबकी अलग अलग कहानी,
सॉ माय पेपर फॉर द सेकंड टाइम, जब मैंने कहा कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे पर इंग्लिश में फेल 3 नंबर से, ठीक है। चलो अब बाद में तो अच्छा हुआ, पर उस वक्त लगा कि क्या है। तो उस वक्त मैंने देखा कि मेरे को इन क्वेश्चन में 4 नंबर में से 3.5 4 है ना, इतने मिले हुए हैं। और जो वो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है वहाँ पे आई एम रीचिंग 6.5, बट 20 नंबर वालों में मेरे को मिल रहा है 3 नंबर। समझ रहे हैं? मतलब आपको देखना है कि कहाँ वो चीज़ आपको अभी देखनी है। आप मैम से असेसमेंट करवाओ, मैम हमारे आंसर पे कहाँ कमी आ रही है। ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, ठीक है। कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका फ्रीडम मूवमेंट पे ना, कि पहली बार एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये रिवॉल्ट था, पीपल का रिएक्शन था, बिकॉज दे हैड रियलाइज्ड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल व्हिच वाज एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है। बढ़िया आंसर, पहला पॉइंट बन गया। लिख सकते हैं हम कि 1857, अब जब ठीक है, दिस वॉर इज इन लार्जर मूवमेंट में क्या हुआ, वॉज इंडिकेटिव ऑफ द पीपल हैड रियलाइज्ड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल व्हिच वाज। बताओ, आप ही बताओ, आप बताओ, कोई भी बताओ, तो क्या हो गया? सेंस ऑफ यूनिफिकेशन, पीस, फ्री। अच्छा, और 1857 रिपोर्ट बाद में हमें गाइडिंग लाइट बन जाता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने ट्राई किया था कि हम आर्मी में भी रिपेयर करा लें, इवन फिर सुभाष बोस भी इससे इंस्पायर हुए थे इस तरह का। ठीक है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन फॉर फर्दर फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है।